ये सब के बारे में बताया था और भी हाँ मतलब बहुत सारा था। हाँ, ये जो शुरुआत हमारा इस पे था कि हमारा माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशन है, तो उसमें यस हम मैम। इस पे आए थे कि हम फूड एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पे आए थे, और उसमें बताए थे कि इस फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग मतलब उस जो माइक्रोबायोलॉजी है जो एप्लीकेबल है फूड में, उसके यूजफुल एस्पेक्ट को भी डील करते हैं एंड हार्मफुल एस्पेक्ट को भी डील करते हैं। तो यूजफुल एस्पेक्ट में यही है कि कई तरह के फर्मेंटेशन प्रोसेस होते हैं जो कि इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड हार्मफुल ये है कि फूड स्पॉइल हो जाता है एंड कई तरह के डिजीजेज होते हैं। तो ये जो फूड माइक्रोबायोलॉजी है, इस फूड माइक्रोबायोलॉजी का जो सेक्शन है, इसमें हम तुम्हें बताएंगे कि क्या क्या ऐसे बेनिफिशियल मतलब कि फैक्टर्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी का जो बेनिफिशियल पार्ट है, जिसमें कि हम कई तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं by the aid of microorganism, and what are the various factors which causes food spoilage and food poisoning, है ना। तो इन्हीं सब पे मैं मतलब क्लास चल रहा था, लास्ट क्लास जो हमारा खत्म हुआ था उसमें ये था कि दो फैक्टर होते हैं जो कि फूड में माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक एंड अदर इज एक्सट्रिंसिक, है ना। इंट्रिंसिक में मैंने बताया था कि वो सारे फैक्टर, सभी सुन रहे हो ना मुझे? यस मैम। हाँ, वीडियो भी थोड़ा यस ऑन कर लिया करो तुम लोग वीडियो दिखता है तो सही लगता है ना, ऐसे तो लगता है ना। तो इंट्रिंसिक है कि वैसा फैक्टर जो कि फूड में ही प्रेजेंट है ना। सच है जैसे कि भाई अब किसी फूड का पीएच क्या है ना, हम जानते हैं जैसे जो मिल्क है, मिल्क का भी एक सर्टेन पीएच होता है ना, वो मतलब अबाउट टू न्यूट्रल होता है, और जब मिल्क का एसिडिटी बढ़ता है तो कडलिंग हो जाता है, राइट। तो ये उसका एक इंटरनल फैक्टर है, राइट। इसी तरह जैसे कि सिट्रिक फूड वगैरह जो होते हैं जैसे ऑरेंजेज है या तुम्हारा मौसमी है, ये सब ना थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है ना, नींबू एसिडिक। तो इसका पीएच है ना, अगर पीएच तुम्हारा मतलब हाई जाता है, जैसे 7 अगर है तो पीएच तुम्हारा न्यूट्रल है ना, और 7 से नीचे है यानी कि तुम्हारा एसिडिक रेंज है, 7 से ऊपर है तो वो अल्कलाइन रेंज है। तो फूड में ऐसा क्या फैक्टर है सच है जिसका पीएच कितना है, फूड में कितना मॉइस्चर कंटेंट है ना। अब ये डिफरेंट फूड में भी डिपेंड करता है, जैसे कि तुमने फ्रूट्स की बात करो तो तुम देखोगे कि जो वाटरमेलन उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है ना, और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे हैं उनमें तुम्हारा वाटर कंटेंट बहुत कम है। तो ड्राई फ्रूट्स को हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम है, लेकिन जो फ्रेश फ्रूट होते हैं उनको हम लोग बहुत कम टाइम तक स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है और उसमें माइक्रोबियल जो इफेक्ट है वो जल्दी हो जाएगा, है ना। इसी तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या है फूड का, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम मीट की बात करें, जो हम लोग मीट खाते हैं, मीट के अपर सरफेस पे जैसे कि ऑक्सीजन ज्यादा होता है ना, अपर सरफेस है तो उस पे ऑक्सीजन तुम्हारा ज्यादा होगा, लेकिन जैसे बिनेथ द स्किन जो हमारा मीट का जो अंदर पार्ट जब हम जाते हैं तो वहां पे एनारोबिक कंडीशन होता है यानी कि रिड्यूसिंग कंडीशन होता है। तो एक ही फूड में मतलब कि ऊपर का पोर्शन जो है वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है एंड अंदर का जो तुम्हारा है रिड्यूसिंग स्टेट दिखाता है। तो अब ये जो फूड का कंडीशन है उसका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेज है ये भी डिटरमिन करता है कि किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अफेक्ट करेंगे, या उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के आधार पे जो फूड की स्टोरेबिलिटी होती है कि हम फूड को कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं ये डिपेंड करता है। इसी तरह तुम्हारे फूड के कई न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं, हर फूड का अलग अलग न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है ना। जैसे तुम्हारा पल्स, हम जानते हैं कि पल्स जो होता है वो दाल मतलब जो दालें होती हैं वो प्रोटीन रिच होता है। इसी तरह जो तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट मीन्स कहने का जो तुम्हारा राइस है ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। शुगर जो हम नॉर्मल जो शुगर खाते हैं वो भी हमारा क्या होता है, वो उसमें ग्लूकोज रिच होता है। तो ये सारे जो फूड के अपने अपने एक न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट कंटेंट भी डिटरमिन करता है कि मतलब कि फूड जो होगा वो किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंड किस तरह के जो कितने मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने दिन तक उसको सेफ रख सकता है, कितने दिन तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह एक्सटेंसिव फैक्टर बताया कि भाई तुमने स्टोरेज कंडीशन क्या, कहाँ पे तुमने फूड को स्टोर किया, क्या तुमने ऐसे मॉइस्ट वाले जगह पे किया या ड्राई जगह पे किया, या तुमने वाटर टाइट डब्बे में उसको पैक करके रखा। वहां का जो तुम्हारा आसपास का रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या, जैसे कि बरसात में हम लोग अक्सर देखते हैं कि बरसात में अगर तुम खाना को बाहर रखते हो तो वो जल्दी स्पॉइल कर जाता है ना, क्योंकि एटमोस्फेयर में इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है और वो सारा जो मॉइस्चर है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करता है
इसी तरह तुम्हारा प्रेजेंस है क्या तुम्हारा किस तरह का गैसेस, किस तरह के गैसेस में तुम फूड को स्टोर करें। जैसे लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे पोटैटो है, तो पोटैटो को हम लोग तल के उसको स्टोर करते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल पॉलीपैक में उसको करें तो क्या होता है कि मतलब कि उसमें रैंसिडिटी आ जाएगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन तुमने अगर उस जो हमारा पैक है अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो वो जो उसका फैट है जिसमें तुमने तला हुआ है पोटैटो को, वो फैट जो है वो रिएक्शन करके उसको रैंसिड कर देगा। तो इसीलिए नॉर्मली जो भी तुम्हारा लेज या जो तुम्हारा अंकल चिप्स के जो पैकेट आते हैं वो इनर्ट गैस का जो अंदर जो मटेरियल होता है वो इनर्ट गैस होता है, ताकि वो जो ऑयल है उससे रिएक्शन ना कर सके। इनर्ट गैस कई तरह के हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कई जो इनर्ट गैसेस है उनका इस्तेमाल होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ दिस टाइम, मतलब कि जो फैट रिच या जो ऑयली जो सब्सटेंस होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। So these are the various factor, extrinsic and intrinsic factor, which determine microbial growth in food. अब मैंने तुम्हें ये लास्ट क्लास में ये सारा कुछ हो गया, रिवीजन है एक तरह से कि भाई 3 तरह के जो है वो फूड में मतलब डिजीज, फूड के कारण हमें 3 तरह की डिजीजेस या इलनेस हो सकती है। पहला मैंने तुम्हें बताया कि फूड बॉर्न इन्फेक्शन, दूसरा बताया था फूड इंटॉक्सिकेशन एंड फूड टॉक्सिक इन्फेक्शन। इन तीनों का डिफरेंस मैंने तुम्हें सब लोगों को बहुत क्लियरली बताया था कि अगर जैसे हम क्या करते हैं, कोई फूड जैसे पानी ही पीते हैं और ये पानी जो है वो मतलब नॉर्मल टैप वाटर या कहीं हम तालाब वगैरह से, पॉन्ड वगैरह में से हम ले आते हैं, हम कोई फिल्टर पानी नहीं पीते हैं, तो हमें दिखता नहीं कि इस पानी में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, और हम इसको पी लेते हैं। तो अब इस जब पॉन्ड से या तुम जो कहीं से भी बहता पानी को जब हम पी लेते हैं, ऑल्दो ये दिखता है कि ये सब मतलब साफ है, लेकिन इसके अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमें नहीं पता। और जब हम इसको पी लेते हैं तो इस जो पानी में जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के कारण जब इनका नंबर ज्यादा हो जाता है ना तो कई तरह के हमें जैसे वॉमिटिंग आएगी, डायरिया होगा, इस तरह के जो सिम्टम्स जो है वो अपीयर होंगे। तो जब मतलब ये फूड बॉर्न इन्फेक्शन हो गया कि कॉज ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब्स, तुम डायरेक्ट माइक्रोब्स को ले रहे हो थ्रू योर फूड है ना, या तो पानी है या तो तुम खाने का सब्सटेंस है, और फॉलोड बाय ग्रोथ, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अंदर हमारे ग्रो कर रहा है, और ग्रो करने के बाद उसने हमारे टिश्यू को इन्वेज किया एंड मतलब वो इतना स्टेब्लिश हो गया कि उसने टॉक्सिन भी रिलीज कर दिया, मतलब तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फूड बॉर्न इन्फेक्शन। दूसरा जो है वो उसको बोलते हैं फूड इंटॉक्सिकेशन। कहने का मतलब कि फूड में कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पहले ही रिलीज कर दिया है ना। तो अब इसमें जैसे मैंने बताया कि अब इस कंडीशन में जैसे अब ये पानी है, ठीक है ना, कहने के लिए तुमने इस पानी को बॉईल कर लिया, तुम ये समझ रहे हो कि तुमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया, बट अगर मान लीजिए इस पानी में वैसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि तुम्हारे हीटिंग से नहीं मरा हो और उसने मरने के पहले टॉक्सिन रिलीज कर दिया हो, तो वो टॉक्सिन जो है वो तुम्हारे हीटिंग पे भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसी तरह कई तरह की जो खाना होता है, जैसे हम लोग बाहर से कई खाना मंगाते हैं और कहते हैं कि भाई चलो अच्छे से उसको कुक कर लेते हैं, उसको गैस पे चढ़ा के उसको अच्छे से हम लोग गर्म कर लेते हैं, गर्म करने पे हम लोग ये श्योर हो जाते हैं कि उस फूड में किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जब खाने के बाद हमें कुछ एबनॉर्मल सिम्टम आने लगते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये इंटॉक्सिकेशन है। क्यों? क्योंकि उस फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहा होगा और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिन रिलीज कर दिया होगा। ऑल्दो तुमने हीट करके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया, बट टॉक्सिन को तुम नहीं कर पाए, और उस टॉक्सिन ने तुम्हारे खाने के साथ मिलकर तुम्हारे जब इंटेस्टाइन में गया तो उसने कई तरह की एबनॉर्मलिटीज कॉज की। तो उस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फूड इंटॉक्सिकेशन, है ना। थर्ड जो तुम्हारा जो टाइप्स है दैट इज फूड टॉक्सिन इन्फेक्शन, दिस इज कॉज्ड बाय द हार्मफुल टॉक्सिन्स। पहले तो तुम लोग सारा अपना वीडियो ऑन करो, तो किसी का वीडियो नहीं दिख रहा है, सबको ही अपना वीडियो ऑन, कैसे समझे कि तुम लोग मेरा क्लास कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सब लोग अपना वीडियो ऑन करो। काजल, कितने लोग हो तुम लोग? देखो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है हमको। यस यस, सबको अपना वीडियो ऑन करो ना, हमको कैसे पता तुम लोग सो रहे हो, जाग रहे हो, क्या कर रहे हो। ऑडियो म्यूट करो, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो तुम लोग को बोलेंगे कि तुम लोग अपना ऑडियो चालू करो, ताकि अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सको, ठीक है ना, राइट। अच्छा, तो हम अभी हाँ है ना। अब फूड इंटॉक्सिकेशन caused by harmful toxins or chemical that have contaminated the food, for example poisonous mushrooms or heavy metal contamination।
ओके, मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगी, ये फूड इंटॉक्सिकेशन एंड फूड टॉक्सी इन्फेक्शन, ये मैंने उल्टा बोल दिया। फूड इंटॉक्सिकेशन का मतलब हो गया कि तुमने मतलब कि टॉक्सिन को तुमने रिलीज किया, है ना। कहने का इसमें ये मतलब हो गया कि फूड इंटॉक्सिकेशन मतलब कि फूड में तुमने फूड खाया और उस फूड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने मतलब तुम्हारे पेट के अंदर ही टॉक्सिन रिलीज कर दिया, है ना। तब उस तरह का जो डिजीज, उससे जो सिम्टम्स पैदा होगा उसको हम लोग फूड इंटॉक्सिकेशन कहेंगे। बट फूड टॉक्सी इन्फेक्शन कहने का मतलब कि बाहर ही, वो खाने के बाहर ही टॉक्सिन और केमिकल्स जो है वो फूड में रिलीज हो गया। अब अगर तुमने उसको गर्म भी किया तो उसका टॉक्सिन जो है वो खत्म नहीं हुआ और उसने आके मतलब तुम्हारे फूड में उसमें तुम्हारे जो मतलब बॉडी में उसने एबनॉर्मलिटीज पैदा की। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, तो अभी छोड़ दो, हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। क्लास कर रहे हैं किशोर, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, हम बाद में बात करते हैं, 10 मिनट रुक जाओ। अच्छा तो ठीक है, हम बाद में देखेंगे, तो जाने दो मामा को, ठीक है चलो। ठीक 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 चलो। नाउ फूड स्पॉइलेज। अब इसमें इन तीनों में किसी को कोई डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम है समझने में? फूड इन्फेक्शन, फूड इंटॉक्सिकेशन एंड फूड टॉक्सी इन्फेक्शन, बताओ। ये तीनों समझ गए तुम लोग? समझ गए, किसी को प्रॉब्लम है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं हम मिड में। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, नाउ फूड स्पॉयलर्स, ये भी लास्ट क्लास में ये स्लाइड डिस्कस हो चुका है कि फूड स्पॉयलर्स कई तरह के होते हैं। डिपेंड करता है कि तुम्हारा फूड का मतलब क्या कंपोजिशन है। कहने का मतलब कि फूड में ज्यादा स्टार्च है, फूड में ज्यादा प्रोटीन है, या फूड में ज्यादा फैटी है। तो अगर प्रोटीनस सब्सटेंस अगर रहेगा, है ना, अगर कोई मतलब कि प्रोटीन जैसे कि दाल का ही है, तो दाल का जो ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि दाल में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन को हम लोग कहते हैं पुट्रीफैक्शन, है ना। इसी तरह जो मीट एंड जो तुम्हारा फिश एंड जो मटन और चिकन वगैरह होते हैं, वो भी तुम्हारा प्रोटीन रिच होता है, और अगर वो डिग्रेड करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पुट्रीफिकेशन। यानी कहने का मतलब कि जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा तो उस प्रोसेस को पुट्रीफिकेशन कहेंगे। ये तुम्हारा ये सब टर्म जो है वो तुम लोगों को अच्छी तरह से याद करना, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आ सकता है। और इस प्रोटीन पे कौन एक्ट करेगा? प्रोटीलिटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। जो प्रोटीन डिग्रेडेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्ट करेंगे। एंड जब प्रोटीन ब्रेक करेगा तो क्या बनाता है? एमिनो एसिड्स, एमीन्स प्लस अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करता है। और मैंने तुम्हें बताया था कि यही वजह है, ये जो एमीन्स और जो अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड निकलते हैं, इसी की वजह से जब कोई मतलब कि चमड़ा सड़ता है, या तुम्हारा एग का ही तुम देखोगे कि जब स्पॉइल होता है तो कितना गंदा स्मेल करता है। वो क्यों? क्योंकि ये जो उसका जो प्रोटीनस मटेरियल है वो डिग्रेड करके एमीन्स प्लस अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। राइट, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, बीच में बोलते रहो। यस मैम। हाँ, अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर स्पॉइल हो, कार्बोहाइड्रेट में किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज हो, तो उसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। ऑल दो ये जो फर्मेंटेशन है ना, ये हमारा बहुत यूजफुल भी है। अगर हम कंट्रोल फर्मेंटेशन करें तो कई तरह के प्रोडक्ट जो है वो इस फर्मेंटेशन से हम निकाल सकते हैं। राइट, तो जब कार्बोहाइड्रेट पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई फर्मेंटेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है, तो क्या बनता है? एसिड्स प्लस अल्कोहल्स एंड गैसेस, है ना। तो जब ये भी एक टाइप ऑफ फूड स्पॉइलेज है, ऑल्दो इन सब का कंट्रोल रिएक्शन जो है वो हमें एक नया प्रोडक्ट देता है और वो यूजफुल प्रोडक्ट देता है। इसी तरह फैटी फूड पे, फैट पे कौन एक्ट करेगा? लिपोलिटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। यानी कि और जब फैटी फूड पे लिपोलिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी, है ना। और रिजल्ट में क्या निकलेगा? फैटी एसिड एंड प्लस ग्लिसरॉल। So these are the three types of food spoilage: putrification, fermentation and rancidity. Now ये भी मुझे लगता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर दिया कि अब इन सब प्रोसेस को बचाने के लिए, यानी कि फूड को स्पॉइलेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? फूड को प्रिजर्व करते हैं, ताकि उसका जो सेल्फ लाइफ है, यानी उसको स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाए, है ना। नॉर्मली जैसे देखो तुम, हम जो जब सीजन होता है, सर्दी का दिन आता है, तो उस टाइम
काफी मटर वगैरह मिलता है ना। और लेकिन जैसे जैसे गर्मी आएगा तुम देखोगे कि फ्रिज में भी रखा हुआ तुम्हारा मटर जो है वो सूखने लगता है ना। तो अब हम इसको अगर चाहे कि हम गर्मी में इसको यूज करें, क्योंकि गर्मी में तो नॉर्मली मटर अवेलेबल नहीं होता है, तो क्या करेंगे, अभी जो तुम्हारा जैसे सफल जो एक कंपनी है, वो सफल जो है वो क्या करती है, मटर को स्टोर करती है प्रिजर्व कंडीशन में, है ना। तो क्या करती है, हरे मटर को क्या करती है कि पैक करके और उसको मतलब कि फ्रीजर में डाल देती है, और जब तुमको यूज करना होता है उसको बाहर निकालते हो और फिर उसको यूज करते हो। सो फ्रीजिंग इज वन ऑफ द वे टू प्रिजर्व द फूड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज, है ना। इसी तरह कई तरह के, जैसे ये देखो नींबू है, ये नींबू का अचार तुम लोगों ने खाया है ना। तो नॉर्मली जब नींबू को हम लोग नॉर्मल फ्रिज में भी अगर तुम रखते हो, है ना, तो कुछ दिनों के बाद ना वो सूखने लगता है। लेकिन अगर तुमने क्या किया कि उसको काट के उसको नमक वमक डाल के तुमने एक डब्बे में बंद कर दिया, तो वो जो तुम देखते होगे कि नींबू का अचार जो है ना कई सालों तक चलता है ना। देखा है ना सबने घर में। यस मैम। हाँ तो हाँ, तो फ्रीजिंग एक तुम्हारा फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड क्या हो गया, फ्रीजिंग। उसका एग्जांपल तुमने देना है क्या कि भाई जैसे पी का एग्जांपल दे दोगे कि पी को हम लोग फ्रिज कंडीशन में रख सकते हैं। इसी तरह सॉल्टिंग में तुमने दिखा दिया कि भाई जो लेमन जो होता है, लेमन को हम लोग एज ए पिकल के रूप में उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नमक वगैरह डाल के उसको हम लोग जार में बंद कर दे तो ये लेमन जो है वो काफी सालों तक चलता है। इसी तरह पिकलिंग, जो अचार वगैरह होंगे, देखते हो अचार को कितना बनाने के लिए मतलब पानी के हाथ से नहीं छुआ जाता है। मतलब अचार को बनाने में ये मैक्सिमम ये एश्योर किया जाता है कि वहां पे किसी भी तरह का मॉइस्चर जो है वो नहीं जाए, है ना। और जो हमारा मतलब कि उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पिकलिंग। इसी तरह ड्राइंग में कई जैसे फूड ड्राइंग का तो है, तुम्हारा चावल दाल गेहूं, इन सबको भी ड्राई कंडीशन में ही रखा जाता है और तुम देखते हो कि कई सालों तक हम लोग उसको खाते हैं। मछली फिश वगैरह को भी ड्राई कंडीशन में डाला जाता है। ड्राई का भी बहुत तरह का तुम एग्जाम्पल डाल सकते हो। एडिशन ऑफ शुगर जैसे जैम जेली ये सब जो है, ये इसमें हम लोग क्या Refrigeration is what? Refrigeration का अगर तुमसे definition पूछे तो process of protecting and handling food to stop or greatly slow down spoilage, loss of quality, edibility or nutritive value caused or accelerated by refrigeration usually prevents growth of bacteria, fungi and other microorganisms as well as retarding the oxidation of fat which cause rancidity. Process to inhibit natural aging and this can occur during purification such as in the browning reaction example often they occur. So these are the various definition of food preservation. तो मैं एक इसमें से अगर 2 नंबर का आए तो तुम एक definition भी अगर इसमें लिखोगे कि it's a process of treating and handling food to stop or greatly slow down the spoilage or the loss of quality, integrity or nutritive value of the food, है ना। या इसमें से तुम्हें एक भी डेफिनेशन कोई अगर लिख देते हो और एक आधा एग्जांपल अगर तुम कोट कर तो तुम ये लिख सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये इस तरह से देना होगा, है ना, और थोड़ा क्वेश्चन को और लंबा जैसे मैंने तुम्हें बताया फर्मेंटेड फूड, है ना। फर्मेंटेशन में मैंने तुम्हें बताया कि फर्मेंटेशन का अगर हम लोग कंट्रोल प्रोसेस करें, क्योंकि अगर तुमने तो वैसे छोड़ दिया तो फर्मेंटेशन जो है वो तुम्हारे फूड को स्पॉइल कर देगा। बट अगर हम कुछ कंट्रोल फर्मेंटेशन करते हैं तो कई तरह के जो प्रोडक्ट जो है वैल्यूएबल प्रोडक्ट हम पा सकते हैं। तो दिस इज फर्मेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन and these are food that have been subjected to the action of microorganisms or enzyme in order to bring about a desirable change. अब ये fermented food क्या है, fermented food में हम लोग या तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को ऐड करते हैं या उसके एंजाइम्स को ऐड करते हैं ताकि इसमें डिजायरेबल चेंज है। अगर तुमने अनकंट्रोल कर दिया तो वो फर्मेंटेशन हो गया, बट फर्मेंटेड फूड इज द कंट्रोल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, राइट। माइक्रोवेव फर्मेंटेशन कैन इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी, है ना। अब फर्मेंटेशन का अब इतना जो पढ़ रहा है इसका तुम अच्छी तरह से देखते हो कि फर्मेंटेशन का एग्जांपल तुम अपने घर में भी पा सकते हो कि फर्मेंटेशन जो है वो फूड में न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ऐड करता है, उसका डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ाता है एंड उसका टेस्ट भी बढ़ाता है। और वेरियस एग्जांपल है फर्मेंटेशन के। द बेस्ट एग्जांपल इज डोसा। जो तुम डोसा खाते हो इट इज द फर्मेंटेड फूड। इसमें क्या करते हैं, चावल एंड दाल, है ना, जो कि नॉर्मल तुम चावल और दाल घर में खाने में कितना तुम नाक बहुत सिकोड़ते होगे कि नहीं मम्मा डेली चावल दाल खिला देते हो। लेकिन अगर तुम लोग को डोसा दिया जाए, अगर हफ्ते में डोसा दे दिया जाए तो तुम लोग बहुत खुशी खुशी खाते हो, है ना। क्यों खाते हो, क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है।
हालांकि वही चावल तुम अलग खा रहे हो, वही दाल अलग खा रहे हो, उसका टेस्ट अलग, और ये फर्मेंटेशन करके तुम खाते हो, है ना। तो अब जो इंडियन तो उसको क्या करते हैं कि उसमें आलू आलू भर के थोड़े हैवी कर लेते हैं, बट एज सच जो तुम प्रॉपर डोसा अगर खाओगे जो कि सिर्फ चावल एंड तुम्हारा दाल का अगर मिक्सचर है और उसको एक पतला अगर लेयर बनाओगे तो वो काफी डाइजेस्टिबिलिटी उसकी काफी अच्छी होती है और वो काफी लाइट होता है ना। तो क्या होता है डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड, और डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड कैसे बढ़ता है भाई, तुमने कॉम्प्लेक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें एक्ट करता है उसमें ऊपर से तुमको डालने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑलमोस्ट नेचुरली सब जगह प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो चावल और दाल के सतह पे होता है, और जब तुम उसको एक प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करते हो, उसको ग्राइंड करके उसको 1-2 दिन के लिए तुम छोड़ देते हो या सुबह से शाम तक भी छोड़ देते हो, तो तुम देखोगे कि उसमें काफी बबल्स वगैरह और उसका टेक्सचर जो है वो काफी लाइट हो जाता है ना। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है या जो प्रोटीन्स है उनको वो ब्रेक डाउन करके और उनको बिल्कुल मतलब कि सिंपल और मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक कर देता है। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो उसकी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ कई तरह के एंजाइम्स भी रिलीज करता है जिसके कारण की फूड का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है ना। तो यही कह रहा है कि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन जो है वो कई तरह के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, तो फूड को भी इंप्रूव करता है, एंड एक प्रॉपर टेक्सचर एंड फ्लेवर भी देता है जिसको कि ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब अनदर एग्जांपल जो है वो तुम्हारा फर्मेंटेशन का जो है वो डोसा जो है, इडली जो तुम लोग खाते हो इडली, फिर तुम जो बड़ा खाते हो, दीज ऑल आर द फर्मेंटेड फूड। नाउ अगर बीइंग अ डेयरी माइक्रोबायोलॉजी बीइंग अ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट तुम लोग डेयरी प्रोडक्ट भी देखते हो, जैसे बटर मिल्क है ना, बटर मिल्क क्या है, छाछ है ना, इसको अंग्रेजी में लोग बटर मिल्क कह देते हैं, बट दिस इज छाछ, सार क्रीम है ना, योगर्ट, दही तो खाते ही हमेशा, चीज, दीज ऑल आर द फर्मेंटेड प्रोडक्ट। मीट प्रोडक्ट में करोगे सॉसेज वगैरह जो होता है ना, दीज आर द फर्मेंटेड प्रोडक्ट। क्योर्ड हैम हैम वगैरह तो नहीं कोई खाता होगा, या सलामी वगैरह, ये सारे जो होते हैं चिकन के प्रोडक्ट हैं। वेजिटेबल एंड सीरियल फर्मेंटेड प्रोडक्ट, जो अचार वचार है सारे जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं। वाइन, ब्रेड जो तुम लोग खाते हो, दीज आर आल्सो द फर्मेंटेड फूड। सारडॉग, टोफू, पिकल, साइलेज, इसमें कई तरह के जो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं वो तुम हर दिन खाते होगे, सो दीज आर द ऑल फर्मेंटेड। अब फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक पहले भी बताया हुआ है, लेकिन वो एक तुम्हारा नॉर्मल प्रोसेस था जो कि तुम्हारा घर में मतलब कि उसको एक नेचुरल प्रोसेस बोल सकते हो या उसको कॉमन प्रोसेस बोल सकते हो। दीज आर सम एडवांस टेक्निक, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, जैसे कि हम फूड को कुछ केमिकल्स ऐड करके भी डालते हैं, है ना, यानी कि केमिकल प्रिजर्वेटिव के टर्म में, या तो उसका हम लोग वाटर को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे कर देंगे भाई, डिहाइड्रेशन करके उसको सुखा के, या चिलिंग है ना, चिलिंग अगर करोगे तो उसको हम लोग टेक्निकली करेंगे कोल्ड प्रोसेसिंग, यानी उसको हम लोग फ्रीजर में डाल दें या डीप फ्रीजर में डाल दें, या अगर थर्मल अगर हम उसको हीट करते हैं, जैसे मिल्क वगैरह को हम लोग पास्चराइज करते हैं, या कई ऐसी चीजें जिसको कि हम लोग हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थर्मल। So these are the various food preservation technique, that is chemical, controlling water, cold processing and thermal processing. That will be dealt by one. Now, now, तुम लोग हो कि भागे हो भाई, दिखाओ अपना अपना चेहरा, हेलो। यही है मैम। कितने हो तुम लोग, सब भाग गया क्या? अरे सब हो तुम लोग, दिख क्यों नहीं रहा हमको? हेलो मैम हम दिख रहे हैं। कितने आदमी दिख रहे हैं हमको स्क्रीन पे, तुम लोग साइड में नजर, कितने आदमी हो? मैम हम लोग 4 ही है सिर्फ, अभी ज्वाइन किए हुए 4 ही है। कोई भागना नहीं, तो कम ज्वाइन करता हूँ ना। अब देखो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है ना, ये जो सारा स्लाइड है ना, इस स्लाइड में समझो कि एक छोटे से स्लाइड में तुम्हें कितनी बातें लिखी होती है। अगर तुम्हें एग्जाम में लिखना है तो नोट्स तो खैर मिलेंगे ही, लेकिन अगर तुम इस अच्छे से स्लाइड को एक्सप्लोर करने का टेक्निक जान लो ना, तो तुम्हारा मतलब कि 60% तैयारी तुम्हारा क्लास में हो जाएगा। अब तुम्हें अगर सिंपली बोले कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, शॉर्ट में पूछे या लॉन्ग में पूछे, है ना, या उसको अगर कहेगा डिस्क्राइब फ्यू एग्जांपल्स, राइट। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी व्हाट, यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूजुअली ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, है ना। जब इंडस्ट्रियल की बात करोगे, हम लोग घर में छोटा छोटा डोसा बना लेते हैं, बटर मिल्क हम लोग छाछ पी लेते हैं, या चीज बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं,
घर में अगर, तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी नहीं बोलेंगे। अगर उसी चीज को लगा के तुमने कोई इंडस्ट्री बना दी, आइसक्रीम की बात कर दी, आइसक्रीम फैक्ट्री लगा दिया, चीज फैक्ट्री तुमने लगा दिया, है ना, तो वो तुम्हारा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज ऑन अ लार्ज स्केल टू obtain valuable commercial product by way of significant chemical transformation, right, is called the industrial microbiology. This is the definition of industrial microbiology. और ये सब छोटा छोटा जो तुम्हारा ये सब जो टर्म है ना, ये पक्का ही पूछा जाएगा 2 नंबर में, है ना। तो डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छे से याद कर लिया करो, 2 लाइन का रहता है, उसको याद कर लिया करो। अब ये देखो कह रहा है कि मतलब वेरियस हम लोग प्रोडक्ट उससे ला सकते हैं, राइट। तो अब ये जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी ना, ये सेल भी बनाता है, ये बायो कन्वर्सन भी करता है, और उस सेल से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनाता है ना। तो सेल्स, भाई सेल्स अगर बात करें तो ईस्ट सेल एक तुम्हारे पास एक स्मॉल नंबर ऑफ ईस्ट होगा, उसको मल्टीप्लाई करके तुमने क्या किया, उसको पाउडर के रूप में बेच दिया, है ना। क्योंकि अभी जो या तो अल्कोहल इंडस्ट्री हो या तुम्हारा बेकर इंडस्ट्री हो, ये जो ईस्ट का जो यूज होता है बहुत लार्ज स्केल में होता है। इसके लिए भी तुमको चाहिए ना, इंडस्ट्रियल तुम्हारा इतना प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि तुम सारे इंडस्ट्रीज को भेज सको। तो जब सेल का प्रोडक्शन होता है तो वो तुम्हारा वो भी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगा। बायो कन्वर्जन का मतलब हुआ कि एक मतलब कि प्रोडक्ट को चेंज करना, है ना, किसी बायोलॉजिकल मीन के थ्रू। जैसे अब जैसे मान लिया कि ये तुम्हारा सेल है ना, अब इस सेल को तुमने क्या किया, कुछ ऐसा प्रोसेस कर दिया जिससे कि तुम्हारा मतलब कि जैसे स्टेरॉइड बायो कन्वर्जन है ना, तुमने स्टेरॉइड निकाल दिया, या एंटीबायोटिक इससे बना दिया, या इससे कुछ मतलब फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बना दिया, तो वो तुम्हारा बायो कन्वर्जन में आ जाएगा। इसी तरह कह रहा है प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल से कई तरह के हम लोग, जैसे कि उसी सेल से हम लोग सिट्रिक एसिड निकाल सकते हैं, कुछ अल्कोहल का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, फूड एडिटिव्स बना सकते हैं, एंटीबायोटिक कह रहा है कि जैसे पेनिसिलिन वगैरह, या कुछ हम लोग एंजाइम्स बना सकते हैं। मतलब कि हमने क्या किया कि सेल को पहले लार्ज स्केल पे बना दिया, लार्ज स्केल पे सेल का प्रोडक्शन कर दिया, और उस सेल से हम लोग वेरियस प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दीज आर द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अगर तुम्हें 2 नंबर का क्वेश्चन आए लिखने के लिए, तो ये छोटा छोटा सुंदर सा एक अच्छा सा पिक्चर साइड में बना दो, और ये 2 लाइन का तुम डेफिनेशन लिख दो, तुमको 2 नंबर से कोई नहीं रोकेगा, है ना। और अगर मान लीजिए कि 5 नंबर में है, तो 5 नंबर में पार्ट वाइज करके देगा। एक बार अगर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन पूछता है तो इतना लिख दो, और इन सबको आगे तुमको बताया होगा उसको अलग अलग करके थोड़ा बहुत डील कर देना, तो तुमको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। अब देखो, अभी जैसे फर्मेंटेशन को बता रहा था कि फर्मेंटेशन को हम लोग इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। अभी तक तो तुम लोग घर में यूज कर रहे थे, बटर मिल्क बना लिए, दही बना लिए, चीज बना लिए, सब कुछ बना लिए। कुछ जो है वो मतलब टेक्नोलॉजिकल टर्म है फर्मेंटेशन इन इंडस्ट्री के लिए, जैसे अपस्ट्रीम प्रोसेसेस, है ना, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस, है ना। तो देखो अपस्ट्रीम प्रोसेसेस मतलब हुआ ना कि मतलब कि बस तुम्हारा फर्मेंटेशन तक जो तुम्हारा प्रोसेस है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन, है ना, और जो तुम्हारा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो तुमने सबस्ट्रेट लिया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुमने ऐड करके कुछ एक प्रोडक्ट बना दिया, बस इतना ही तुम्हारा अपस्ट्रीम प्रोसेस होगा। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, fermentation of raw material, and then fermentable product. These are the part of upstream processing. लेकिन तुमने प्रोडक्ट तो बना दिया, जैसे आप से फॉर एग्जांपल जैसे जैसे जस्ट कहो कि अगर अल्कोहल ही बनाना है, तो अल्कोहल में क्या किया, तुम ग्रेप लाए, सबसे अच्छा ग्रेप ही होता है, ग्रेप में तुरंत आराम से फर्मेंटेशन हो जाएगा। ग्रेप का तुमने जूस निकाल लिया, है ना, उस जूस में तुमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया, है ना। तो क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालने के लिए तुमने पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर दिया। प्रोडक्शन क्या किया तुमने, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ईस्ट को तुमने किसी मीडिया पे लिया और उसका नंबर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जो वाइल्ड जो टाइप जो ईस्ट होते हैं बहुत होते हैं, और अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, तुम्हारा जो ग्रेप है उसमें डिजायरेबल चेंज की बजाय कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जो कि तुम उसको पॉइजनस कर सकता है। तो इसीलिए प्रोसेस जो होता है वो कंट्रोल करके चलाया जाता है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किया, दैट विल कम इन द अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब तुमने क्या किया, रॉ मटेरियल यहाँ पे तुम्हारा ग्रेप है, ग्रेप पे तुमने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, एंड तुम्हारा जैसे मान लीजिए कि इस ग्लास में ही अगर हम कट देते, इसमें हमने क्या किया कि ग्रेप का जूस डाल दिया, ग्रेप का जूस डालने के बाद हमने क्या किया कि कुछ ईस्ट डाल दिया। अब ये सपोज करो कि ये हमारा अल्कोहल बन गया, लेकिन इस ग्लास में सेल भी है, और जो तुमने ग्रेप जूस का कुछ प्रोडक्ट भी निकला, कुछ ऐसे फर्मेंटेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसमें तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी सेल है। तो
एज सच इसको छोड़ दोगे तो ये तुम्हारे किसी यूज का नहीं रहेगा, है ना। जब तक अगर तुमको इंडस्ट्रियली इसको बनाना है तो इसको तुमको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। प्यूरिफाई इन द सेंस कि इसमें कई तरह, इसमें तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, इसमें तुम्हारा फर्मेंटेशन के बाद कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी बने, उन सबको तुमको अलग अलग करके प्योर वाइन तुम्हें निकालना होगा, है ना। तो उस प्रोसेस को जब तुम प्रोडक्ट का रिकवरी करते हो प्योर फॉर्म में, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, है ना। देखो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन होगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड इसके साथ साथ जो तुम्हारा कचरा जो निकलेगा उसको भी तुम्हारा इफ्लुएंट का मैनेजमेंट करना है, दैट विल कम अंडर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये जो चीज है ना फर्मेंटेशन का, कि व्हाट इज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ट्रू फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तुमसे पूछ दे व्हाट इज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, वो अलग से पूछ दे व्हाट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो देयर इज क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो सबको क्लियर है? हेलो? यस मैम। हाँ, इसमें किसी को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जल्दी बोलो, नो बोलो जल्दी, क्या हुआ? बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। काजल, हेलो? बोल के रुक जाती है। क्या इसके बाद भी क्लास है क्या तुम लोग का? अभी मैसेज तो नहीं आया ना कुछ। मेरा क्लास नॉर्मली 11 बजे तक है ना। यस मैम। हाँ, तो 5 मिनट है मेरे पास। ये समझ में आया काजल, वो लड़की काजल यस मैम। समझ में आया ना? तो तुम कुछ बोल रही थी, बोलते बोलते नहीं मैम, वो कंप्यूटर स्क्रीन नहीं दिख रहा है इसीलिए। नहीं दिख रहा है? नो मैम। नो मैम, मैम आपका फेस दिख रहा है बट स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओह माय गॉड, कब से नहीं दिख रहा तुम लोग को? जब से वीडियो कॉल किया तब से नहीं दिखा। नहीं मैम, पहले दिख रहा था, ये फर्मेंटेशन जब पढ़ा रहे थे ना तब से नहीं दिख रहा है। बोलना चाहिए ना, उस टाइम से है फिर क्या फायदा बताओ। एक्चुअली कोई बीच में आ जाता है ना तो हे भगवान, तुम लोग तो एकदम सारा मेरा मेहनत ही बेकार कर दी। मैम पीपीटी भेज दीजिएगा ना, हम लोग लिख लेंगे, समझ तो गए ही। लिख लोगे तो हम उस टाइम से बकबक कर रहे हो, क्या होगा? तुम लोग बोले भी नहीं। अब दिख रहा है? नहीं मैम अभी तो नहीं। अरे तो तुम लोग बोला क्यों नहीं? तुम लोग हद हो बाबा। शेयर स्क्रीन, तुम लोग बोला क्यों नहीं भाई? शुरू से नहीं दिख रहा है? शुरू नहीं में मैम, दिख रहा था मैम। स्टार्टिंग में दिख रहा था मैम, अब हो गया, अब दिख रहा अब है। दिख रहा है। दिख रहा है तो आना चाहिए ना। उस टाइम से हम बक 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 बीच में बोले जा रहे, वो सब मेरा मेहनत बेकार कर दिया। कहाँ तक दिखा था बताओ? स्लाइड भेज देंगे लेकिन ये मतलब बिना भेजे ही, मतलब बिना ऐसे हम बके जा रहे हैं तुम लोग। ये सब दिखा था? मैम 2-3 स्लाइड तक ही हमको दिखा था। तुम्हारे मुंह में ताला लगा हुआ था जब पूछ रहे थे तो? मैम मैसेज की थी, हमको लगा कि आप देखे होंगे। कहाँ मैसेज किया था? चैट में? मुंह से अभी जो तुम बोल रहे हैं बोल नहीं सकता मैम नहीं दिख रहा स्लाइड? मैम फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे तो पता नहीं था कि। बीच में बोला करो, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है बीच में लिंक खत्म हो गया हो, है ना। ओके मैम। कोई जैसे आ जाता है ना बीच में तो मतलब वो लिंक टूट जाता है, या कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है ना तो नहीं दिखता है, बताना चाहिए। खैर चलो, एनीवे स्लाइड तो हम भेज देंगे, अभी भी भेज देंगे। तो तुम लोग जो स्लाइड पीछे का जो है ना, इसके यस मैम। पूरा स्लाइड देखोगे, है ना। और Yes, कहीं ma'am. कंफ्यूजन होगा नेक्स्ट क्लास यानी कल पूछोगे, ठीक है ना। यस मैम। और यस मैम। स्लाइड भेजने के लिए तुम लोग ईमेल दे दो, ईमेल पे हम भेज देते हैं, और या तो ग्रुप पे हम भेज देते हैं। चलो, ईमेल है तो ठीक रहेगा। ठीक है। तो चलो ठीक है, ओके। और इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग भेज दो मेरे इस पे, क्योंकि अभी तक जब तक तुम लोग पीछे एक बार ढंग से स्लाइड देख लो उसके बाद हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, ओके। थोड़ा ही यस। है ना। चलो, ओके।